आखिरकार भारत का दोस्त इजिप्ट बुरी तरीके से फंस गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में सबको चौंका दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अरब जगत के सबसे अधिक आबादी वाले देश मिस्र में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने 10 साल पहले कमान संभाली थी। सीसी ने देश के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट करके साल 2013 में देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सीसी ने वादा किया था कि नए गणराज्य में मिस्र के लोगों को सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि दी जाएगी। 10 साल बाद मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी बुरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। मिस्र गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों का जीवन स्तर भी बहुत खराब हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि सीसी केवल अपने विरोधियों को दबाने में सफल रहे, लेकिन आज मिस्र पर रिकॉर्ड 165 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज हो गया है। अल सीसी ने जब पद संभाला तब मिस्र पर केवल 42 अरब डॉलर का कर्ज था। मिस्र के राष्ट्रपति भारत से लेकर खाड़ी देशों तक से कर्ज के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सफलता नहीं मिल पाई है। आज हालात ये हैं कि मिस्र को अपने शहरों को खाड़ी देशों को बेचना पड़ रहा है। इस पूरे एक दशक में मिस्र को 132 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज लौटाना था। इसी बीच मिस्र की मुद्रा का मूल्य बहुत गिर गया। साल 2016 से ही मिस्र की मुद्रा पाउंड 462% तक गिर गई। वहीं सरकार आंकड़े के मुताबिक शहरी महंगाई 35.7% तक बढ़ गई। विश्लेषकों का कहना है कि मिस्र के समाज का एक बड़ा तबका बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। हालात ये हो गई है कि मिस्र की सरकार ने देश में दिसंबर 2020 से ही गरीबी का आंकड़ा ही जारी करना बंद कर दिया है। पिछले साल खाद्यान्न की महंगाई दर 72% तक पहुंच गई थी। आम जनता ताजा सब्जी और मांस तक नहीं खरीद पा रही थी। सीसी सरकार ने स्वास्थ्य पर भी खर्च को बहुत कम कर दिया है। मिस्र में जरूरी दवाएं और मेडिकल सप्लाई की भारी कमी हो गई है। साल 2019 में हुए एक शोध में खुलासा हुआ है कि कम से कम 62% मिस्र के डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़कर देश से बाहर चले गए हैं। मिस्र सरकार ने शिक्षा पर भी खर्च को बहुत कम कर दिया है। मिस्र के लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। साल 2021 में 1 करोड़ 10 लाख लोग विदेश में रह रहे थे। हजारों की तादाद में मिस्र के लोग यूरोप में शरण मांग रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गई है कि सीसी सरकार को साल 2022 में सऊदी अरब और यूएई में भी असहज महसूस करने लगे, जो उनके बड़े समर्थक थे। वहीं सीसी पर आरोप लगे हैं कि वो सेना को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे आरोप हैं कि सीसी सेना के ही बल पर सत्ता पर बने हुए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी घटना हो रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली कई सारी चीजें हो रही हैं। भारत और तालिबान के बीच संबंध तो मजबूत हो रहे हैं और इस मजबूत संबंध के साथ दोहा में एक बैठक चल रही। इस बैठक में शामिल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अंतरिम अफगान अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ने की उम्मीद है। हालांकि भारत इस पाइपलाइन परियोजना को लेकर बहुत उत्सुक नहीं है। ये परियोजना पाकिस्तान की हठधर्मिता और सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने तय समय से वर्षों की देरी से चल रही है। ऐसे में भारत अब उत्तर दक्षिण गलियारे पे अपना पूरा ध्यान लगाए हुए है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। इस मार्ग में मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूसी संघ से जहाज, रेल और सड़क मार्ग से माल ढुलाई शामिल है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्राखान, बंदर अंजली जैसे सब शहरों को जोड़ना है। 2014 में 2 मार्गों का ड्राई रन किया गया था। पहला मुंबई से बाकू वाया बंदर अब्बास और दूसरा मुंबई से अस्त्राखान वाया बंदर अब्बास। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस गलियारे को बढ़ाया जा रहा है, इस गलियारे को लेकर बहुत ज्यादा खुश है तालिबान। पर इससे पहले इन्होंने भारत को भी धन्यवाद दिया है और भारत को इन्होंने कहा कि आज दोपहर हमने दोहा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के लिए भारत के प्रतिनिधि जेपी सिंह से मुलाकात
मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने आगे बताया कि भारत ने आगामी दोहा बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति का समर्थन किया है। इस पर अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत को धन्यवाद दिया गया है। इसके पहले यूएन ने अफगानिस्तान पर आयोजित पहली बैठक में तालिबान को आमंत्रित नहीं किया था। वहीं दूसरी बैठक के बारे में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी बताया था कि तालिबान ने इसमें हिस्सा लेने के लिए अस्वीकार्य शर्तें रखी, जिसमें ये मांग भी थी कि अफगान नागरिक समाज के सदस्यों को वार्ता से बाहर रखा जाए और तालिबान को देश के वैध शासक के रूप में माना जाए। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, पर अभी ये जो बैठक हो रहा है, इस बैठक में पहली बार भारत भी शामिल हुआ है। कतर की राजधानी दोहा में रविवार को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान की स्थिति पर तीसरी कॉन्फ्रेंस की गई। ये बैठक इस लिहाज से अहम रही क्योंकि पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वार्ता में भाग लिया। बैठक में कुल 25 देश शामिल हुए। इस अफगानिस्तान का अहम पड़ोसी भारत भी है। इस बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन यूएन ने स्पष्ट कर दिया कि बैठक में तालिबान की भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि उनकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गया। इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर से अफगानिस्तान में महिला की स्थिति पर बात हुई। कई वक्ताओं और अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा पर चिंता जाहिर की गई। यूएन की बैठक में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने किया। जेपी सिंह ने इसी साल मार्च में काबुल का दौरा किया था और तालिबान नेताओं के साथ बैठक की थी। भारत और तालिबान के बीच संबंधों में बीते कुछ समय में नरमी दिखी है। हालांकि भारत अभी भी तालिबान के साथ सावधानी बरत रहा है। भारत अफगानिस्तान में मानवीय और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है। यूएन द्वारा आयोजित की गई तीसरे दौर के बैठक में अफगानिस्तान के तालिबान प्रतिनिधि मंडल ने भी भाग लिया। अफगान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के नेतृत्व में 5 सदस्यीय तालिबान प्रतिनिधि मंडल दोहा आया। मुजाहिद ने इस दौरान कहा कि दोहा बैठक में हमारी भागीदारी दिखाती है कि अफगानिस्तान का इस्लामी शासन पॉजिटिव रूप से प्रतिबद्ध है दुनिया से जुड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि इस बैठक को हम वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों पर हमारे खिलाफ लगाए गए एक तरफा और बहुपक्षीय प्रतिबंधों के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता और प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि बैठक के दौरान रूस, भारत, उज्बेकिस्तान जैसे देशों के प्रतिनिधियों से बात। इस दौरान भारत से मिले समर्थन के लिए तालिबान ने धन्यवाद दिया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बताया था कि तालिबान ने इसमें हिस्सा लेने के लिए अस्वीकार शर्तें रखी थी, जिसमें यह भी मांग थी कि अफगान नागरिक समाज के सदस्यों को वार्ता से बाहर रखा जाए और तालिबान को देश की वैध शासक के रूप में माना जाए। पर फिलहाल के लिए ये वार्ता हुई है और इस वार्ता का संयोग देखिए, एक तरफ कतर में मौजूद हैं डॉक्टर एस जयशंकर और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कतर में ये मीटिंग भी हो रही है। वैसे फिलहाल के लिए ऐसा लगता है जैसे तालिबान गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।